डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला और आप देख रहे हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम करते हैं अपनी किसान भाइयों की समस्या का समाधान। और कार्यक्रम का नाम है हेलो किसान। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हम कृषि संबंधित कुछ ऐसे विषय लेकर हाजिर होते हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को जो समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं का समाधान लाइव इस कार्यक्रम में किया जा सके। हमारे जो किसान हैं उनकी खेती किसानी को आसान बनाया जा सके, ये हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य रहता है। हर बार की तरह हम अलग अलग विषय लेकर आते हैं और किसान भाई उस विषय से जुड़कर अपने सवाल पूछते हैं। और आपको पता है कि हमारे किसान भाइयों की भूमिका, हमारे दर्शकों की भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे अहम होती है, क्योंकि विषय से जुड़े हुए आप अपने सवाल पूछते हैं और लाइव सवाल आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाता है। तो आइए कार्यक्रम हेलो किसान की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं कि आज ऐसे कौन से विषय लेकर हम हाजिर हैं जिससे जुड़कर आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और आप जवाब पा सकते हैं। तो हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बसंतकालीन गन्ने की देखभाल किस प्रकार से करनी है, किसमें क्या हो, बुआई किस प्रकार से हो, और गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल आप किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे अपने खेतों में लगी हुई गोभी वर्गीय फसलों का अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं ताकि हमारे किसान भाइयों की जो कमाई है वो लगातार बढ़ती रहे और बिना किसी नुकसान के किसान भाई खुशी खुशी अपनी फसल को बाजार में बेच सकें। इसके साथ ही आपको पता है कि 3 माध्यमों का इस्तेमाल करके आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और विषय से जुड़े हुए अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपको पता है क्या करना है, टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करना है। आप टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए 1800113060, 1800113061। लेकिन फ़ोन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि आपके टेलीविज़न की आवाज़ कम हो और आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क स्थापित हो ताकि एक बेहतर संवाद को स्थापित किया जा सके, आपकी समस्या का समाधान सही तरीके से किया जा सके। इसके अलावा आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए। आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। व्हाट्सअप करते समय आप जहां से अपना सवाल लिख के भेज रहे हैं उस जगह का नाम, अपना नाम सवाल के साथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी यहाँ ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए और इस कार्यक्रम से जुड़कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए और अपने जो भी सवाल हैं आप पूछ डालिए। लाइव जवाब आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके सवालों के दिए जाएंगे। अब वक्त हो गया उन एक्सपर्ट से मिलने का जो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और इस कार्यक्रम की आन बान शान है। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर श्रवण सिंह जी का। आपका बहुत स्वागत है सर। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, शाकीय विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली से। इसके साथ ही हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो स्काइप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मिंटू राम मीणा जी। डॉक्टर मिंटू राम मीणा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, गन्ना प्रजनन क्षेत्रीय केंद्र करनाल, हरियाणा से। आपका भी स्वागत है सर। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर श्रवण सिंह जी से। डॉक्टर श्रवण सिंह जी, गोभी की अगर फसल की हम बात करते हैं तो काफ़ी मात्रा में हमारे देश में इसको बोया जाता है, काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं सब्जी के रूप में। और गोभी की ऐसे कई फसलें हैं, चाहे वो ब्रोकली हो, गांठ गोभी हो, पत्ता गोभी हो, तमाम सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। किसान भाई इसकी सितंबर से अक्टूबर के बीच में बुआई करते हैं। अब लगभग समय कंप्लीट हो चुका है और हार्वेस्टिंग की तैयारी है। इस पूरी प्रक्रिया में किसान भाई अब जब फसल तैयार हो चुकी है, तैयार होने वाली है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली क्या बात है और किस प्रकार से किसान भाई अपनी फसल के इस क्षेत्र में आगे बढ़ें? हाँ, देखिए, आपने सही बताया कि ये हमारे देश की महत्वपूर्ण सब्जी फसलों में से मानी जाती हैं, क्योंकि पत्ता गोभी देश में यदि सब्जियों के उत्पादन को देखें तो 5वें नंबर पे आती है और फूल गोभी है वो 6ठे नंबर पे आती है। दोनों फसलें काफ़ी बड़े क्षेत्र में हैं। साथ ही ब्रोकली और गांठ गोभी और ब्रुसेल्स स्प्राउट जो आपने बात की, ये भी नई फसलें हैं जो भारत में काफ़ी प्रचलन में आ रही हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ग्लूकोसिनोलेट जैसे तत्व होते हैं जो शरीर के कैंसर जैसी बीमारियों को कम करने में सहायक होते हैं। साथ ही ऐसे दूसरे तत्व तो होते ही हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। किसानों के लिए लाभदायक इसलिए भी हैं क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की प्रजातियां विकसित की गई हैं जो जून जुलाई के महीने से लेकर के लगभग वर्ष भर इनकी बुआई की जाती है। हम गर्मियों के महीनों को छोड़ दें तो कम अवधि की हैं, 65-70 दिन में तैयार हो जाती हैं और बहुत अच्छी पैदावार इनकी होती है। लगभग 200-250 क्विंटल से ज़्यादा ही हो जाती है, तो उससे किसान की कम अवधि में अधिक से अधिक मुनाफा उसको मिलता है। आमतौर पर देखते हैं तो बहुत अच्छा प्राइस मिलता है किसान को। सिर्फ ये कभी कभी 1-2 महीने ऐसे आते हैं जिसमें प्राइस कम हो जाती है, इसके अलावा देखें तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए किसानों के लिए ये अच्छी फसलें हैं और इनको सही तरीके से करते हैं
और सही यदि अच्छे से उसको विपणन की तरफ ले जाते हैं तो किसान को निश्चित बहुत अच्छा मुनाफा फसलें दे के जाती हैं। जी, तो इस जो बातें डॉक्टर श्रवण सिंह ने बताई है, अगर इन बातों का किसान भाई ध्यान रखकर इस फसल के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि नज़दीक समय आ गया है फसल उत्पादन को लेकर और फसल कटाई को लेकर, तो और क्या कुछ खास बातें हैं जिसको ध्यान में रखकर किसान भाई आगे बढ़ सकते हैं, इसको भी हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं। तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की है। आगे बढ़ेंगे, रुक करते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, जो आज का विषय है कि बसंतकालीन गन्ने की उन्नत किस्में और बुआई को लेकर किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आइए सीधा रुक करते हैं डॉक्टर मिंटू राम मीणा जी का। डॉक्टर मिंटू राम जी, बसंतकालीन गन्ने की बुआई का समय नज़दीक आने वाला है, फरवरी में इसकी बुआई शुरू हो जाएगी। अब बुआई शुरू करने से पहले किसान भाई शुरुआती तौर पर अपनी खेत की तैयारी अभी से क्या तैयारियां करें, और किस प्रकार से गन्ने की बुआई को लेकर क्या आपको रणनीति बनानी चाहिए, अभी से क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए शुरुआती कदम के तौर पर देखा जाए तो? जी बिल्कुल, ये बहुत ही उपयुक्त समय है किसान भाइयों गन्ने की खेती का प्रिपरेशन के लिए। जिन किसान भाइयों ने गन्ना सप्लाई कर दिया है और जो फील्ड प्रिपरेशन की ओर हैं, उनके लिए अभी इस टाइम हमें ध्यान देना है कि हमारी जो सोइल है उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली कर लें। जैसे हमें ट्राइकोडर्मा यूज करना है फंजीसाइड, वो ट्राइकोडर्मा है जैसे 4 kg प्रति एकड़ गोबर की खाद में 15 से 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें मिला के और उसमें प्रॉपर मिला दें। इसके अलावा दूसरा है कि खेत को अच्छी तरह एम्बिफ्लोसिव कर लें, और यदि हमारे पास यदि ट्राइकोडर्मा अवेलेबल नहीं है तो नजदीकी जो संस्थान है वहां से आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और बोलूंगा, जो किसान भाई गेहूं के बाद गन्ना लगाना चाहते हैं, वो उपयुक्त समय है कि वो अभी सेटलिंग तैयार करके गन्ने की पौध तैयार कर ले और वीट हार्वेस्ट के बाद वो गन्ना लगा सके, ताकि जो समय हमारा गन्ने की ग्रोथ के लिए चाहिए सिर्फ सेटलिंग ट्रांसप्लांटिंग के लिए उपयुक्त समय बच जाए और लेबर भी बच जाएगी। तीसरी बात यह है कि किसान भाइयों, ये उपयुक्त समय है कि अभी आपको जो किसान भाई अपनी रेटून क्रॉप सप्लाई कर रहे हैं मिल्स में, वो अपनी खेत को रोटेशन अपनाएं और उसमें दोबारा गन्ने के ऊपर गन्ना न लें, बल्कि उसके ऊपर कुछ दलहनी फसलें, ऐसी फसलें लें जो कि उसमें नाइट्रोजन को वापस उसमें मतलब सोइल के लिए उर्वरकता शक्ति बढ़ाए। इसके अलावा गन्ने में उपयुक्त किस्मों का चयन पहले ही कर ले किसान भाई। उपयुक्त संस्थान जो कि प्रमाणित बीज ही खरीदे, और संस्थान जो कि गन्ने के प्रमाणित संस्थान है, जैसे गन्ना प्रबंधन संस्थान क्षेत्र केंद्र करनाल है, भारतीय गन्ना संस्थान लखनऊ है, यूपी काउंसिल ऑफ शुगर केंद्र शाहजहानपुर है। इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं वहां से ही प्रमाणित बीज लें। किसान भाई ये ध्यान रखें कि बीज को शोध जरूर करें। बीज का उपचार एक फंजीसाइड से और एक इंसेक्टिसाइड से जरूर करें। जैसे फंजीसाइड में वो कार्बेंडेजिम यूज कर सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और उसमें अपने इमिडाक्लोपिड यूज कर सकते हैं 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से।
यदि जिन किसान भाइयों के पास जो सेट ट्रीटमेंट डिवाइस है उसका उपयोग करें, और बीज उपचार के बाद ही है जो अपनी प्लांटिंग करें। इसके अलावा अन्य बातें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी, तो शुरुआती तौर पर ये कुछ मुख्य ऐसे बिंदु हैं जिसको ध्यान में रखकर किसान भाई बसंतकालीन गन्ने की खेती की शुरुआत कर सकते हैं, क्या तैयारियां करनी है, और इसमें विस्तार से हम जानेंगे डॉक्टर मीना जी से जानकारियां। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी भी एक रिपोर्ट आइए नजर डाल लेते हैं। बसंतकालीन गन्ने की बुआई का सही समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्य जनवरी से फरवरी, मध्य क्षेत्र में मध्य फरवरी से मध्य मार्च और पश्चिमी क्षेत्र में मध्य फरवरी से मार्च है। अतः पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान लाही आदि से खाली खेत में कार्बनिक खादों का उपयोग करते हुए खेत की तैयारी करें। बीज उपचार के लिए पारा युक्त रसायन एग्लाक 3%, 560 ग्राम, एरिटॉन 6%, 280 ग्राम या MEMC 6%, 280 ग्राम या बाविस्टीन 110 ग्राम का उपयोग करें। सभी सामग्री को 100 से 125 लीटर पानी में घोलकर टुकड़ों को उपचारित करें। बुवाई के समय दीमक और अंकुर भेदक नियंत्रण के लिए फॉरेट 10 G25 किलोग्राम या सेबिडॉल 4.4 G25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उपयोग करें। दवा का उपयोग करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेना अच्छा रहेगा। बसंतकालीन बुआई से पहले मृदा करें। बसंतकालीन बुआई के लिए कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग जल्दी पकने वाली किस्मों के अंतर्गत रखें। साथ ही किस्मों का चयन अपने इलाके के हिसाब से करें। इसके साथ ही बुआई के लिए स्वस्थ बीजों का चयन कर उसका विशेष प्रबंध करें। तो बसंतकालीन गन्ने की बुआई को लेकर किन बातों का आपको ध्यान रखना इस रिपोर्ट के जरिए समझा गया है, और विस्तार से समझेंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर श्रवण सिंह जी का और बात करते हैं फूल गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती की देखभाल को लेकर। डॉक्टर श्रवण सिंह जी, कुछ बातें आपने जिक्र किया। अगर हम बात करें इस समय हार्वेस्टिंग को लेकर, फूल गोभी को लेकर हार्वेस्टिंग करते समय किन बातों का किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, और हार्वेस्टिंग का समय कैसे निश्चित करें कि आपको सुबह तोड़ना है या बाजार जाने के कितने देर पहले करें, इसको थोड़ा सा समझाइए। देखिए किसान भाइयों, ये जो समय है, ये जो मध्य पछेती समूह जो होती है गोभी की, गोभी में 4 समूह होते हैं। मध्य पछेती समूह है जो हम लोगों ने अक्टूबर के महीने में लगाई है। उसकी कटाई का समय है। कुछ किसानों के यहाँ कट गई है, थोड़ी सी पहले लगा दी, और कुछ के यहाँ कटने की अवस्था है। इस समय विशेष बात ध्यान रखने का ये है कि एक तो ठोस अवस्था में ये फूल हो गोभी का, और उसमें जैसे कोई भी प्रकार का दाग या धब्बा नहीं होना चाहिए। दाग या धब्बा तभी नहीं होता है जब हमने शुरुआत से फसल का अच्छे से प्रबंधन किया है। क्योंकि एक जैसे बीमारी आती है पत्ती धब्बा रोग, यदि वो पत्तों के ऊपर शुरू में थी तो वो जरूर फूल पर आ गई होगी। बिल्कुल। तो इसीलिए शुरू से यदि हम फसल को शुरुआती अवस्था से ही, जब वो 30-35 दिन की खेत में होती है, तभी से यदि इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो हमारे फूल भी अच्छे बनते हैं। पत्तों पे बीमारी आई तो वो फूल पे भी जरूर आएगी, इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। शुरुआत वहीं से प्रबंधन करना है। तो ठोस अवस्था में फूल हो, कोई दाग या धब्बे से रहित हो, और साथ में कटाई के लिए जरूर ये ध्यान रखिए कि साथ में 3-4 पत्ते जरूर काटिए नीचे तक। वो उसको जैकेट लीफ बोलते हैं, उसको कवर करती हैं फूल को, आपके फूल को ताज़ा रखने में मदद करती हैं। और जब जैसे तैयार भी करते हैं, जैसे हमने डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया है, किसान भाई ऊपर से पत्ते तोड़ता है, साइड के डंठल अभी भी छोड़ दिए उसने बाजार में, क्योंकि वो जब पैकिंग करेंगे और बाजार में ले जाएंगे तो फूल पे कोई दाग नहीं लगेगा। और क्योंकि ये तापमान धीरे धीरे कहीं कहीं बढ़ रहा है, तो उससे ट्रांसपोर्ट में जो बीमारी आती है वो भी नहीं आएगी। तो जैकेट लीव्स को साथ में जरूर रखिए और डंठल के साथ काटिए। ऐसे ही बात ध्यान रखना आपने ब्रोकली में। ब्रोकली में भी क्या करना है कि उसमें छोटे छोटे बड्स होती हैं, जो छोटे छोटे फूल होते हैं। ये फूल फटने से पहले ही आपको कटाई करनी होती है ब्रोकली की, और उसका भी लगभग 5-7 सेंटीमीटर लंबा डंठल के साथ कटाई करिए, और उसके पत्ते जो होते हैं उसको भी ऊपर तक फूल के बराबर से काट दीजिए डंठल को रखते हुए। तो ये उसमें ध्यान रखने से फायदा ये मिलेगा कि यदि कोई उसमें फूल फट गया, उससे बाद आप कटाई कर रहे हैं तो आपको बाजार में भाव बहुत कम मिलेगा। तो फूल को बिल्कुल ठोस अवस्था में काटें। उसमें एक अच्छा सा मतलब तरीका ये होता है कि उसके फूल के ऊपर जब हाथ फेरते हैं हम लोग, तो उसमें यदि ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एकदम समतल होना चाहिए फूल,
तो ये एक अच्छा तरीका होता है। यदि फूल जगह जगह से फट गया है अंदर से तो उसके बाजार में भाव कम हो जाते हैं। यदि पत्ता गोभी की बात करें तो पत्ता गोभी दबा के देखते हैं हम लोग। जनरली ये ठोस होती है और उत्तम आकार की हो जाती है, लगभग 700-800 ग्राम की हो जाती है। उस समय इसको कटाई करते हैं। कटाई के समय पानी की बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि आप फूल बनने के 5-7 दिन बाद में पानी देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा कटाई के तुरंत एक दिन पहले ही पानी दें, उससे क्या होगा, पत्ता गोभी में अच्छी बात यह है कि एकदम पहले पानी देते हैं तो फटता नहीं है। यदि हम 3-4 दिन पहले पानी देंगे तो फूल फटने की संभावना रहती है कुछ किस्मों में। यदि ब्रोकली की बात करते हैं तो उसमें वजन अच्छा आ जाता है, एक दिन पहले देते हैं तो। ज़्यादा पहले देते हैं तो फूल में कभी कभी फूल खुलने की समस्या आ जाती है। और फूल गोभी की बात करें तो उसमें ऊपर रेशे निकले आते हैं कभी कभी, यदि हम 4-5 दिन पहले से पानी ज़्यादा रखते हैं तो। और एक दिन पहले की मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि उसमें पानी फूल में उचित मात्रा में चला जाता है और जब बाजार में उसको 5-4 दिन का जो समय होता है कंज्यूमर तक जाने में, वो अपनी ताजगी बनाए रखता है। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि एक दिन पहले पानी दें, या तो शाम को दें या फिर सुबह दे दें, और अगले दिन सुबह आप जल्दी सुबह कटाई करके बाजार के लिए तैयार करके भेजें। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मोटी बातें हैं। अगर इन बातों का किसान भाई ध्यान रखेंगे तो न केवल अच्छा आप खेत से हार्वेस्टिंग कर पाएंगे, बाजार में आप अच्छा मूल्य भी ले पाएंगे, इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटते हैं, कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हेलो किसान कार्यक्रम देख रहे हैं आप, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आप बसंतकालीन गन्ने की बुआई किस प्रकार से कर सकते हैं और साथ ही गोभी वर्गीय फसलों की देखभाल किस प्रकार से कर सकते हैं। इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं तो आपको टोल फ्री नंबर फ्लैश किया जा रहा है। आप टोल फ्री नंबर इस्तेमाल करके, व्हाट्सअप नंबर इस्तेमाल करके हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक है हमारे साथ, लखन सिंह मीणा, भोपाल मध्य प्रदेश से, उनका रुख कर लेते हैं। वो फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। लखन जी सवाल पूछिए जी। सर हमारा सवाल ये था जी कि सर ये जो फूल गोभी होती है ये पकने पर बिखर जाते हैं फूल, इसके लिए क्या करें सर? फूल गोभी की क्या समस्या है? फूल गोभी पकने पर बिखर जाते हैं फूल उससे। अच्छा, पकने पे बिखर जाती है, वही ज्यादा पानी पे फट जाती है। डॉक्टर साहब ने पहले भी जिक्र किया था जी। लखन सिंह, आपके सवाल का जवाब लेते हैं डॉक्टर समर सिंह जी। डॉक्टर समर सिंह जी, देखिए ये किसान भाइयों, ये समझने की बात है कि फूल गोभी में 4 अलग अलग समूह होते हैं। जो आपने किस्म लगाई होगी ये मध्य अगेती के लगाते हैं। जैसे हर किसी समूह के लिए एक उचित तापमान होता है। यदि हमने कोई गलत किस्म चुनाव कर ली, खासकर यदि अगेती फसल को थोड़ी पछेती लगाते हैं तो वो पूरा फूल बनने से पहले ही फट जाती है, उसमें डंठल निकल जाते हैं जिसका बाजार में तो कोई भाव होता नहीं है। तो इसलिए ये सलाह दी जाती है कि आप उचित किस्म का चुनाव करें। और उसमें ये होता है कि गोभी में 4 समूह माने जाते हैं। एक अगेती जो मई जून के महीने में बुआई की जाती है, उसको उसी समय बोना है, उसके बाद में उसको नहीं बोना चाहिए। दूसरी किस्म आती है जो मध्य अगेती होती है, उसको अगस्त के शुरुआती अगस्त महीने में बोते हैं, उसके बाद में उसको नहीं बोना है, पहले भी नहीं बोना होता। फिर आती है मध्य पछेती, उसको आपने सितंबर के महीने में बोना है, उसके बाद में या उसके पहले उसको नहीं बोना चाहिए। तो आपके साथ ऐसी समस्या आई है कि एक तो ये समस्या लग रही है मुझे कि आपने किस्म का चुनाव गलत हो गया आपसे। तो इस समय जब भी आप कहीं से बीज लेते हैं, सरकारी संस्थान से लें या कहीं से भी लें, आप ये पता करें कि ये उस महीने में बोने के लिए उचित है या नहीं, उससे ये समस्या कम होगी।
दूसरी बात क्या हो गई कि आपने जो या तो शुरुआती अवस्था में नत्रजन का प्रबंधन ठीक नहीं रहा, तो पौधे ने पूरी बढ़वार ली नहीं और उसके बाद तुरंत उसने फूल बना दिया, तापमान उसको ठंडा मिला, तो उसमें भी छोटी अवस्था में फूल फटने की समस्या आती है। तो ये सलाह दी जाती है उचित किस्म का चुनाव करें और उचित जो नत्रजन का प्रबंधन है खासकर वो शुरुआती अवस्था में करें। वो लगभग 30-35 दिन पहले ही दे दें, उसके बाद देने से फायदा नहीं होगा, उससे नुकसान ज़्यादा होगा। और एक सही समय रहते कटाई करें। अब इस अवस्था में आप क्या करें कि जो फूल आपके बने हुए हैं जो ठीक ठोस अवस्था में चाहे छोटे हों, उसकी कटाई करके आप बाजार में भेज दीजिए, तो उससे आपको कुछ फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि पूरा नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा जो फसल इनकी तैयार है उसको पहले कटाई कर लें। हाँ। और जिसका नुकसान हो चुका है उसको आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भी कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका नुकसान भी कम होगा और बेहतर तरीके से आप फसल को मैनेज भी कर पाएंगे। बहुत बढ़िया सुझाव है। आगे बढ़ते हैं, एक दर्शक और हैं फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नंदस्वरूप जी सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से जी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो शरदकालीन गन्ना की बुआई हम लोग करते हैं तो पूरा समूह गन्ना बोते हैं काट करके, बसंत कालीन के गन्ने की आधा भाग नीचे का छोड़ देते हैं, आधा भाग ऊपर का भाग का बुआई करते हैं, उससे अच्छा जमाव होता है। और दूसरी चीज, जिस मिट्टी का पीएच मान का पता नहीं होता तो हमें उर्वरक किस हिसाब से डालना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन हम लोग 120 से 150 डालते हैं, फास्फोरस 80 डालते हैं, पोटाश जो है 100 डालते हैं। इसके अलावा और हमें क्या करना चाहिए उसमें? जी नंदस्वरूप जी आपके सवाल को शामिल करते हैं और रुख करते हैं डॉक्टर मिंटू मीणा जी का। डॉक्टर मिंटू जी हमारे दर्शक हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर गन्ने की बुआई और खेती की जाती है और कई किसानों का आजीविका का सहारा भी होता है। ये हमारे दर्शक हैं, पोषक तत्वों का प्रबंधन किस प्रकार से करें गन्ने की खेत में बसंत काल में, ये जानना चाहते हैं। जी जी नंदकिशोर जी, सबसे पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन को लूंगा जिसमें आपको एक उचित अवस्था का गन्ने की उम्र लेनी है। जैसे कि 8 से 10 साल की यदि अपना प्लांट क्रॉप है, हमें जो प्लांट क्रॉप है उसी से ही लेना है। यदि बीज का चयन करना है तो 8 से 10 महीने का होना चाहिए, उससे ज्यादा है हमें चयन नहीं करना है। आप जैसे कह रहे हैं कि हम 1/3 पोर्शन छोड़ देते हैं नीचे का, उसको आप छोड़ सकते हैं यदि आपकी फसल की अवस्था 12 महीने की है, तब उस कंडीशन। यदि आपकी अवस्था 8 से 10 महीने की है तो आप पूरा गन्ना यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका जमार अच्छा हो। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि आपका जो पोषक तत्व प्रबंधन है उसके क्वेश्चन है। जैसे आपको सबसे पहले आपकी सोइल का टेस्ट कराना है और जो रिकमेंडेड डोज है उसके अलावा रिकमेंडेड डोज जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तो होती है। इसके अलावा जैसे हम कहते हैं कि 60 किलो आप नाइट्रोजन डालो, 20 kg पोटाश, 20 kg फास्फोरस डालो प्रति एकड़। यदि हम देखें तो हम क्या करते हैं कि 50 kg हम DAP डाल देते हैं बुआई के समय और म्यूरेट ऑफ पोटाश 33 किलो डाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें NPK तीनों मिल जाते हैं और रिमेनिंग जो नाइट्रोजन है वो हम 3 डोज में डालते हैं, जैसे कि 45 से 60 दिन बाद और फिर 120 दिन के आसपास और फिर ग्रांड ग्रोथ स्टेज। ठीक है, इस तरह से हम 3 डोज बाद में डालते हैं। इसके अलावा हमें जिंक सल्फेट की भी जरूरत होती है सोइल में, जैसे कभी कभी सोइल में रिक्वायरमेंट होती है कमी, तो उसको हम 25 किलो, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डाल सकते हैं। इसके अलावा कई किसानों के पास जो सल्फर की मात्रा वो भी पूरी हो जाती है, सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल सकते हैं। मेन तो यह है कि सोइल का टेस्ट कराएं जी क्या है, उसके हिसाब से आप कोई भी दिक्कत है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सुझाव ले सकते हैं, उसके हिसाब से हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। जी, तो नंदस्वरूप जी ये समाधान आपकी समस्या का कर दिया गया है। आप इस प्रकार से गन्ने की खेती में आगे बढ़ें और अच्छा उत्पादन लेंगे, ऐसी उम्मीद करेंगे। फिलहाल एक दर्शक हैं विपिन हैं सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी आपका भी स्वागत है, सवाल पूछिए। विपिन जी सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि गोभी वर्गीय जो फसलें होती हैं सर हमारे यहाँ पर सर्दियों के मौसम में अधिकतर लगाई जाती हैं, तो क्या इस मौसम में भी गोभी वर्गीय या फिर फूल गोभी या पत्ता गोभी लगाई जा सकती है? क्योंकि अधिकतर हमारे यहाँ अभी तक दिसंबर में ही गोभी की फसल खत्म हो चुकी है और इस मौसम में लोग कम ही लगाते हैं। तो पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि गन्ने में अधिकतर देखा जाता है जो सबसे ज्यादा समस्या करने वाली गन्ने में रहती है बीमारी लाल सड़न रोग, तो इसमें सर पहले से क्या क्या उपाय किसान कर सकते हैं ताकि
ये रोग भी ना आ पाए। जी, दोनों सवाल आपके बहुत महत्वपूर्ण है विपिन जी। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम किसी भी सब्जी की खेती पूरे साल भर कर सकते हैं अगर आप ग्रीन हाउस की ज़रा या पॉली हाउस खेती को अपनाते हैं। ज़्यादा जानकारी लेंगे डॉक्टर श्रवण सिंह जी से। डॉक्टर श्रवण जी, किसी भी समय अगर हम गोभी की सब्जी या गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो एक तो अपने पास विकल्प है ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, इसके अलावा भी क्या कोई विकल्प है, और अगर इसके साथ करना चाहते हैं तो किसान भाइयों के लिए क्या जानकारी है? देखिए, जो ज़्यादातर जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं वो ठंड का जो शीतकालीन होती हैं, और इसीलिए इनकी बुआई जो अंतिम दिसंबर महीने में करते हैं। जनवरी में थोड़ी बहुत प्लांटिंग रहती है ज़्यादातर क्षेत्रों में जहां ठंडक थोड़ी रहती है देर तक। लेकिन मध्य प्रदेश थोड़ा सा जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसलिए लेकिन कुछ किस्में ऐसी हैं जिसको आप लगा सकते हैं। जैसे कुछ प्राइवेट सेक्टर की कुछ किस्में हैं जो थोड़ी सी एक दो ही हैं जो ज़्यादा जो जनवरी के महीने में भी बुआई करते हैं और फरवरी में इसकी बुआई रोपाई करते हैं। और लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ये सलाह दी जाती है कि जो नदी नालों के आसपास का क्षेत्र है जहाँ नमी थोड़ी रहती है मार्च अप्रैल के महीने में, वहाँ इनकी फसल ठीक से हो जाती है। दूसरी बात ये कि जैसे जो पोली हाउसेज जिन किसानों के पास हैं, खासकर सैडनेट जो हैं, उनमें यदि इन फसलों की खेती की जाए तो वहाँ पर भी ये ठीक से हो जाती हैं। खासकर ब्रोकली है या पत्ता गोभी है या फूल गोभी है, क्योंकि इन फसलों में एक एफिड की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे फरवरी मार्च का महीना आता है उस समय इसमें समस्या ज़्यादा हो जाती है, तो कई बार पेस्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है, जो न किसान के लिए लाभदायक बचती है फिर फसल, और न ही खाने वालों के लिए बचती है। तो यदि लेकिन नेट हाउस या पोली हाउस में करते हैं तो ये समस्या थोड़ी कम हो जाती है, ये नहीं आती है उसमें, और किसान को भी फायदा होता है और खाने वालों को भी फायदा रहता है। तो आप जिन किसान भाइयों के पास शेड नेट है, छाया वाला जो नेट बनाते हैं वो है, या सिर्फ नेट हाउस है जो कीड़ों से प्रबंधन के लिए लगाते हैं, या पोली हाउसेस हैं जिसमें नेचुरल वेंटिलेशन है, उसमें इन खासकर ब्रोकली की या पत्ता गोभी की इनकी खेती की जा सकती है। फूल गोभी थोड़ी सी ज़्यादा सहनशील है, तापमान सेंसिटिव है तापमान के प्रति, उसको आप अवॉइड करिए, उसको न लगाने की कोशिश करिए। खासकर फूल गोभी और पत्ता गोभी पे आप नहीं, पत्ता गोभी और ब्रोकली पे आप जा सकते हैं, वो लगा सकते हैं अभी भी मध्य प्रदेश में। जी, तो बिल्कुल। दूसरा किसान जी, डॉक्टर मिंटू जी का रुख करते हैं। डॉक्टर मिंटू जी, दूसरा सवाल जो इनका था, गन्ने के जो रोग लगते हैं उसको नियंत्रण करने को लेकर इनको क्या समाधान करने, डॉक्टर मिंटू जी आपका रुख करते हैं, इनका समाधान कीजिए। जी एक्चुअली किसान भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि जो पुरानी वैरायटी जो कल्टीवेशन में कर रहे हैं उनमें रेड रॉट आ चुका है, और किसान भाई बीज भी बदलते नहीं है, पुराना बीज यूज कर रहे हैं। जिस खेत में रेड रॉट आ जाता है या जिस किस्म में रेड रॉट आ जाता है उसको न लगाएं। इन केस आपकी मजबूरी है लगाना तो आप क्या करें, एक थायोफिनेट मिथाइल आती है, फंजीसाइड है, उसको 0.25% का घोल बना के और उसको उपचार करें सीड को, और तभी लगाएं। दूसरा, ट्राइकोडर्मा यूज करें, फंगस है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करती है ट्राइकोडर्मा हार्जिनम, इसका भी कल्चर अवेलेबल होता है संस्थानों में, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। बाकी मैं कहता हूँ कि संस्थानों में आप इसका ट्राइकोडर्मा या खुद भी कल्चर कर सकते हैं। तीसरी बात है कि जहां भी गन्ने की किस्मों का चयन करना, वो नई जो किस्में हम निकाल रहे हैं वो उस जो पैथोटाइप है, जिससे रेसिस्टेंट टाइप की विरोधी किस्में हैं वो चयन करें। जैसे कि आप CO 15023 है, CO 16030 है, CO 17018 है, इस तरह की किस्में हैं, CO 0118 है, इस तरह की किस्में जिनमें रेड रॉट नहीं है वो लगाएं। इसके अलावा एक खेत का पानी दूसरे खेत में न जाने दे यदि हाँ रेड रॉट की ग्रसित खेत है तो। जी, इसके अलावा और भी ध्यान रखना है किसान भाई कि जो किस्में आप जहाँ पे जिस खेत में गन्ना में रेड रॉट आ चुका है उसको तुरंत मिल में सप्लाई करें, तो उस खेत में कोई गन्ना नहीं ले बल्कि राइस की प्लांटिंग करें। इन चीजों का ध्यान रखें। जी, तो रोग नियंत्रण के लिए आप इन तमाम समाधानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हैं बाबू सिंह, जबलपुर मध्य प्रदेश से। बाबू जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। बाबू सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। बाबू सिंह जी, टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, आपसे निवेदन है, फिर अपना सवाल पूछिए। कि जो अभी की कंडीशन है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। हेलो जी, अपने टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं बोलो अभी भिंडी की रोपाई कर सकते हैं अभी? किसकी रोपाई करना चाहते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे को अभी भिंडी और जो पत्ता गोभी की बुवाई कर सकते हैं? जी बोनी जी,
भिंडी और पत्ता गोभी की आप सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर समर सिंह जी। और पत्ता गोभी की। जी जी। देखिए, जनवरी का महीना है और अगले महीने में भिंडी की बुआई का समय आ जाएगा। जो फरवरी के शुरुआती दिन होते हैं, 15 फरवरी के आसपास आप बुआई कर सकते हैं। जो भिंडी के लिए तो उचित समय आने वाला है जो है। लेकिन पत्ता गोभी के लिए थोड़ा सा ये है कि कहीं से तैयार पौध आपको मिल जाए तो आप उसकी खेती कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। वो आपके मार्च के महीने में तैयार हो जाएगी। और यदि दूसरा तरीका ये है कि यदि थोड़ा सा आपका एरिया में थोड़ी ठंडक है, लगभग 25 डिग्री या 30 डिग्री से नीचे सामान्य तापमान रहता है, तो आप अभी भी पत्ता गोभी की बुआई कर सकते हैं। और लगभग 25 दिन की ये पौध हो जाए उस समय आप इसकी रोपाई कर दीजिए खेत में। और पानी का प्रबंधन उचित रखिए तो ये भी आपकी फसल तैयार हो जाएगी, क्योंकि पत्ता गोभी को लगभग 2 महीने का समय लगता है जी। और यदि अभी बुआई करते हैं तो लगभग फरवरी के अंत में हम उसकी रोपाई करते हैं और उसके बाद मार्च और अप्रैल के अंत में आपकी फसल तैयार हो जाएगी। तो पत्ता गोभी की खेती आप कर सकते हैं। और भिंडी आप लगभग 15 दिन बाद में लगाइए। पत्ता गोभी को जितना जल्दी हो सकता है उतना उसकी बुआई कीजिए, या कहीं से तैयार नर्सरी, यदि जो नर्सरी बेचते हैं वहाँ से आपको मिल जाए तो आप वहाँ से लेकर के तुरंत लगा दीजिए जी। तो आपकी समस्या का भी समाधान कर दिया है बाबू सिंह जी। आप इस तरीके से भिंडी की रोपाई भी कर सकते हैं और इस प्रकार से पत्ता गोभी की भी खेती में आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हम एक ब्रेक के उस पार फिर से लौट रहे हैं। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश सिंह हैं सीतामढ़ी बिहार से। अखिलेश जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। अखिलेश जी आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें। अखिलेश जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर। जी सवाल पूछिए अखिलेश जी। सर मेरा सवाल है, सीतामढ़ी रीगा चीनी मिल जो था वो बंद पड़ा हुआ था, चीनी मिल चालू हुआ है। जी जी जी। रीगा चीनी मिल जो था वो बंद पड़ा हुआ था जी। तो रीगा चीनी मिल चालू हुआ है, उसका जो है तो वहीं का खेती जो है करना चाह रहे हैं फिर से। जी जी जी। आपके सवाल को लेते हैं और गन्ने की खेती की जानकारी आप चाहते हैं। बताया जाए कौन सा प्रभेद लगावे। पहले तो 91 था जी, उसके बाद 8102 था जो रिजेक्ट हो गया था जी जी। अखिलेश जी अब आप जवाब सुनिए। आपके सवाल को जवाब देते हैं आपका डॉक्टर मिंटू जी का रुख करता है। डॉक्टर मिंटू जी सीतामढ़ी से हमारे दर्शक हैं और इनका सवाल है कि ये गन्ने की खेती करना चाहते हैं। पहले इनके क्षेत्र में जो चीनी मिल बंद पड़ी थी वो चालू हो चुकी है और उसके हिसाब से ये खेती करना चाहते हैं। किस किस्म का चुनाव करें, क्या तैयारियां करें जिससे उनको अच्छा उत्पादन मिले? जी देखिए किसान भाई, आप है ना किस्म जो राजेंद्र गन्ना विश्वविद्यालय है वहाँ पे राजेंद्र गन्ना 5 जिसको COP 11438 एक किस्म है, अगेती में है, इसका चयन करें। हमारी CO 0118 वो भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो COLK की कुछ किस्में आपने सुना होगा 94-184 वो भी आप चयन कर सकते हो। COLK की है 15466 वो भी एक किस्म है अगेती आपके जोन के लिए। किस्मों का चयन जोन वाइज करें किसान भाई, ये ध्यान रखें। जो किस्म आपके जोन में रिकमेंड है उन्हीं की खेती करें। जी तो अखिलेश जी आप इन किस्मों का चुनाव करके गन्ने की खेती में आगे बढ़ सकते हैं और इस प्रकार से चुनाव कर सकते हैं। फिलहाल कुछ दर्शक हैं जिनका व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल मिल रहा है, एक बार उनके सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। हाँ, हरियाणा से एक दर्शक है हमारे, उनका सवाल है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में गन्ना बोने का सही टाइम और कितना गहरा होना चाहिए, ये जानना चाहते हैं डॉक्टर मिंटू जी। जी देखिए हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो करनाल और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में कोई ज्यादा अंतर है नहीं। हम 15 फरवरी से 15 मार्च तक उपयुक्त समय है गन्ना बोने का। यदि किसान भाई गेहूं के बाद गन्ना बोना चाहता है तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। उसमें थोड़ी सी सीड रेट का भी ध्यान रखना है। सीड रेट या फिर अपनी पौध पहले बना ले और उसके बाद में पौध ट्रांसप्लांट कर दे। उपयुक्त समय तो यही है 15 फरवरी से 15 मार्च।
ध्यान रखिए गहराई है जहां तक हमें गन्ने की जो आंख है, बड़ है, उसको 1 या 1.5 इंच से ज्यादा गहरा नहीं दबाएं, क्योंकि उसको जो अंकुरण है, क्योंकि हम क्या करते हैं सूखे में पानी देने के बाद किसान भाई सूखे में बोने के बाद पानी देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ज्यादा पानी देते हैं, फ्लड इरिगेशन करते हैं, तो बड़ क्या होती है, जल जाती है और रूटिंग हो जाती है, रोटन अब सड़ जाती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हल्का पानी दे और हल्की मिट्टी दे। जी एक दर्शक और हैं, उनका नाम है कैलाश यादव और वो जानना चाहते हैं कि गन्ना कट गया है और वहां पड़ी पत्ती को डिकम्पोस्ट कैसे करें। मध्य प्रदेश से इनका सवाल है। जी, गन्ना कट गया है और उसको डिकम्पोज करना है तो गन्ने का जो श्रेडर आता है और इवन रैटून मैनेजमेंट डिवाइस भी आता है, उसके यदि आपको उससे 2 फायदे होंगे। एक तो उसकी स्टबल सेविंग होगी, अच्छी तरह से जमीन की सतह से गन्ने को काट देगा। उस एक डिवाइस है जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड है। इसके अलावा वो अपना कुछ जो आप FIM भी डाल सकते हो, साथ में उसमें कुछ जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हो ताकि कोई बीमारी और कुछ इंसेक्ट न लगे। इसके अलावा कुछ डिकम्पोजर्स भी आ रहे हैं आजकल मार्केट में, जैसे पूसा डिकम्पोजर है, उसका भी यूज कर सकते हो। कुछ स्पीसीज हैं जो बैक्टीरियल होती हैं, वो जल्दी इसको डिकम्पोज करती हैं। और इसके अलावा यदि आप उसमें कुछ इंटरक्रॉपिंग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते। जी डॉक्टर मिंटू जी, हम ये भी देख रहे हैं कि अब हम भारत के अंदर इथेनॉल क्रांति को बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देख रहे हैं और किसानों के लिए, अगर खासकर गन्ना किसानों की अगर हम बात करें तो गन्ना किसानों के लिए एक वैश्विक स्तर पर एक बड़ा बाजार स्थापित हो रहा है, न केवल देश स्तर पर। अगर इस दृष्टि से अगर हम देखें तो गन्ना किसानों को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए? जो किसान ऑलरेडी गन्ना उत्पादन कर रहे हैं, क्या अपना वो जो स्तर है खेती का उसको और बढ़ाएं, और क्या हम डायरेक्ट भी इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में गन्ने से कुछ इन्वॉल्वमेंट किसान के स्तर पर दे सकते हैं? क्या इस तरह की कोई जानकारी है? नहीं, निसंदेह आपने बहुत ही अच्छा किस्म सवाल पूछा है। एक्चुअली ये हमें एक पॉलिसी बनानी होगी कि अब तक हम किसानों का फोकस था ओनली एक तरफ की वैरायटी, अगेती, लेकिन अब हमें समय आ गया है क्योंकि हमारा देश को इथेनॉल की तरफ शिफ्ट होना है। मिल को भी बी हैवी को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो अब क्या करना है, हमें अगेती किस्मों के अलावा मध्यम देरी से पकने वाली और देरी से पकने वाली किस्मों का भी चयन करना है। हमें कुछ रेशियो में है मिडलेट वैरायटी जो कि हाई यील्डिंग होती है, हाई रिटर्नेबिलिटी होती है, अच्छा प्रोडक्शन भी देती है, किसानों के लिए लाभदायक होती है। लेकिन वो चीज हम ध्यान नहीं देते हुए अर्ली देते हुए, क्योंकि एक 10 रुपए का अंतर के चक्कर में, नहीं तो ओनली 1 महीने का अंतर होता है उसकी मेच्योरिटी लेट होने में, बस इतना। लेकिन प्रोडक्शन उसका ज्यादा होता है मिडलेट वैरायटी का। तो ये ध्यान रखना है, जूस वॉल्यूम जिस वैरायटी में ज्यादा होगा, अच्छा मैच्योरिटी होगी, उसका डेफिनेटली उसमें इथेनॉल अच्छा होगा। तो हमें अब समय आ गया है कि हम एक वैरायटल बैलेंस की तरफ चलें। जी, इस चीज को ध्यान रखना है हमारी पॉलिसी मेकर्स को, हमें इस चीज को प्रमोट करना और किसान भाइयों निस्संदेह ही इनको अपनाना है। रेसिस्टेंस भी ज्यादा होती है और आप देख सकते हो अभी जो मिडलेट वैरायटी है और रिसेंटली लॉन्च भी हो रही है, बहुत अच्छी वैरायटी है, आप ग्रो कर सकते हैं। जी, तो इस तरीके से भी किसान भाई अगर गन्ने की खेती में आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि एक वैश्विक स्तर पर, देश स्तर पर एक बड़ा बाजार स्थापित हो रहा है और किसान भाई इस अवसर को तलाश कर अच्छा खासा मुनाफा बुक कर सकते हैं गन्ने की खेती में। फिलहाल एक दर्शक हैं रंजीत कामत हैं सुपौल बिहार से। रंजीत जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी रंजीत जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर गोभी पर पे है जी, बताइए। अर्ली वैरायटी लगाने के लिए कौन सा नस्ल यानी बिहार के लिए उपयुक्त है सर? जी, और इसका बीज कहाँ से हमें प्राप्त होगा? जी, और गन्ना पे यानी हम खुद प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, गुड़ बनाना चाहते हैं गन्ना का, तो इसका यानी यंत्रीकरण लेने के लिए हमें कहाँ से प्राप्त होगा? जी जी रंजीत जी, आपके दोनों सवालों का जवाब देते हैं इसमें। जी, आपके दोनों सवालों का जवाब देते हैं। अब आप जवाब ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले डॉक्टर समर सिंह जी का रुख करते हैं। डॉक्टर समर सिंह जी, ये गोभी वर्गीय फसलों की खेती करना चाहते हैं, बीज उन्नत किस्म कहाँ से लें, इनका समाधान कीजिए। देखिए रंजीत जी, जो पूसा संस्थान है हमारा दिल्ली में, उसने एक किस्म निकाली है पूसा अश्विनी जो अगेती समूह की है, जिसका जून के महीने में
आप बुआई कर सकते हैं और ये अक्टूबर मध्य में तैयार हो जाती है। ये आपके बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिए निकली हुई है, तो आप इसका बीज हमारे पूसा संस्थान से ले सकते हैं। साथ ही एक संकर किस्म भी निकाली है हमने 2 साल पहले, पूसा फूलगोभी हाइब्रिड 101 नंबर करके। ये भी उसी क्षेत्र के लिए है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए, तो आप इसको भी चयन कर सकते हैं। एक संकर किस्म है और दूसरी ओपन पोलिनेटेड किस्म है। साथ ही यदि आपको दूर लगता है तो आप नज़दीक आपके स्टेशन है हमारा भारतीय जो सब्जी विज्ञान संस्थान है बनारस में, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वहाँ काशी गोभी 25 के नाम से एक किस्म है जो जुलाई अगस्त के महीने में बुआई के लिए है। यदि आप जून में बोना चाहते हैं तो हमारी किस्में ले लीजिए, और यदि आप थोड़ा सा जुलाई के महीने में बोना चाहते हैं या अगस्त में बोना चाहते हैं तो आप काशी गोभी 25 ले लीजिए। तो ये किस्में आप चुनाव कर सकते हैं। और यदि थोड़ा सा आप लेट बोना चाहते हैं तो हमारी पूसा सुक्ति के नाम से एक किस्म है जो सितंबर के महीने में बुआई के लिए उचित है, आपके क्षेत्र के लिए निकली हुई है, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए, तो आप इसको ले सकते हैं। आप इन अलग अलग किस्में मैंने आपको बताई, आप इसमें से कोई भी किस्म आप हमारे संस्थान से ले सकते हैं या बनारस की जो किस्म है उसको सब्जी विज्ञान संस्थान है वहाँ से ले सकते हैं। जी, तो आप रंजीत जी इस तरीके से जो समाधान आपको बताया गया, इन किस्मों का चुनाव करके आप गोभी का अच्छा उत्पादन करें, यही हम कामना करेंगे। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से रुख करते हैं डॉक्टर श्रवण सिंह जी का। डॉक्टर श्रवण सिंह जी, चाहे गोभी की फसल हो, चाहे पत्ता गोभी की हो, चाहे हम ब्रोकली की बात करें, इन तमाम फसलों के अंदर फसल को काटने के बाद अवशेष बहुत सारे बचते हैं, और इनका प्रबंधन किस प्रकार से किया सकता है? क्या ये खेत की उर्वरता क्षमता को फिर से बढ़ा सकते हैं, या इसका और उत्तम प्रयोग क्या होना चाहिए? देखिए, जो इनके अवशेष होते हैं खासकर फूल गोभी में, देखिए लगभग 45% हिस्सा ही बाजार के लिए तैयार होता है, बाकी जो बचता है 55% वो खेत में ही रह जाता है। बिल्कुल ऐसे ही पत्ता गोभी है, उसमें भी 30-35% बच जाता है। ब्रोकली में थोड़ा ज़्यादा बचता है। तो एक 200-250 क्विंटल यदि पैदावार हो रही होती है, लगभग 100 से 125 क्विंटल खेत के लिए अवशेष तैयार हो जाते हैं। किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि या तो वो खेत में उसको मिला दीजिए, क्योंकि इसमें जो तत्व है जो मैंने शुरू में जिक्र किया था, जो हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी है, ग्लूकोसिनोलेट्स तत्व है, वो हमारे को तो कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता ही है, साथ ही साथ वो जब मिट्टी में मिलाते हैं तो बहुत सारे हानिकारक जो जीवाणु हैं या जो कीड़े हैं उनके लिए भी एक अच्छा काम, मतलब उनके विरुद्ध भी काम करता है, तो उनको कम करने की कोशिश करता है ये तत्व, ग्लूकोसिनोलेट्स तत्व है। तो इसको बायोफ्यूमिगेशन के लिए भी एक मानी जाती हैं ये अच्छी फसलें। साथ ही साथ यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं किसान भाई, तो इनको एक गड्ढा बना करके, सूखी जगह में गड्ढा बना करके उसमें डंप कर दीजिए। और जैसे डिकम्पोजर, अभी गन्ने के लिए बात हो रही थी, पूसा डिकम्पोजर ले लीजिए या कोई ऐसा दूसरा डिकम्पोजर है, उसको मिला करके उसमें मिलाइए, तो उससे ये जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे। और तीसरी बात ये कि आप यदि इसकी वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट गोभी वर्गीय सब्जियों से मिलती है, क्योंकि ये पत्ते भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों से पूर्ण होते हैं। और जो किसान भाई ऑर्गेनिकली खेती करते हैं वो अपने अवशेषों को पशुओं को भी खिला सकते हैं, क्योंकि उससे दूध की मात्रा बढ़ती है इन फसलों में, पशुओं में, इन फसलों की वजह से। तो आप ये 3-4 अलग अलग आयाम इनमें कर सकते हैं, जिनसे आपको जो बाजार में बेचा उससे फ़ायदा तो होगा ही, साथ में जो अवशेष हैं वो भी आपके लिए कुछ अलग से फ़ायदा दे के जाएंगे। जी, तो इस प्रकार से आप अपनी गोभी की फसल का अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। सत्यवान है भिवाड़ी हरियाणा से। सत्यवान जी का स्वागत है, आप सवाल पूछिए। सत्यवान जी सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए। हाँ जी जी, सवाल पूछिए। मेरे पास 19 नंबर गन्ना है जी, दूसरी 30 नंबर के अलावा दूसरी क्वालिटी कौन सी है? मध्यम जी। सत्यवान जी, आपकी आवाज सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, आप दोबारा से सवाल पूछें। 19 नंबर गन्ना है जी मेरे पास, मध्यम है। 19 के अलावा और दूसरी क्वालिटी कौन सी है जी? मध्यम जी। जी जी, डॉक्टर मिंटू जी, इनके पास के 19 किस्म का गन्ना है, इसके अलावा और किस किस्मों का चुनाव कर सकते हैं और ये अच्छी फसल ले सकते हैं? जी सत्यवान जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली 119 COH हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है उसके द्वारा रिलीज किस्म है, और जूस के लिए बहुत ही अच्छी किस्म है। इसके बाद हमने सत्यवान जी बहुत ही किस्में जारी कर दी हैं, आप नोट कीजिए। जैसे कि CO जो हमारा गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्र केंद्र करनाल है, वहां से हमने कई किस्में जारी की हैं, जैसे CO 16030, CO 17018, CO 15023, और इसके अलावा अब इस सेक्शन में भी हमने कुछ वैरायटी अभी आपको देने वाले हैं। अभी आप इन्हीं की खेती कीजिए, बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा और उससे अच्छी
जूस वाली क्वालिटी की वैरायटी है। जी डॉक्टर मिंटू जी, हमारे व्हाट्सएप पे एक दर्शक ने हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है उत्तर प्रदेश के गोंडा से, और उनका नाम है जय कुमार। तो जय कुमार जी जानना चाहते हैं कि गोंडा के परिप्रेक्ष्य से और गोंडा की स्थिति के हिसाब से किस किस्मों का चुनाव उनको करना चाहिए, बेटर किस्में उस क्षेत्र के हिसाब से क्या है, और वो किस्में कहाँ से ले सकते हैं, बीज कहाँ से ले सकते हैं? जी देखिए, जहाँ तक किस्में हैं उसमें यदि वो आगेती किस्में हैं तो उसमें CO 15023 है, CO 0118 है, और CO 16030 है, CO 17018 है। ये जो CO सीरीज है वो हमारी करनाल से ले सकते हैं, करनाल गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्र केंद्र करनाल है। इसके अलावा जो CO LK है, लखनऊ सेंटर है हमारा गन्ना भारतीय जो गन्ना संस्थान है, वहाँ पे लखनऊ है, वहां से ले सकते हैं। CO LK जैसे 12207 है, 15207 है, 15201 है। इसके अलावा CO LK की जो 94,184 है वो भी बहुत ही अच्छी है आपके गोंडा डिस्ट्रिक्ट के लिए। जहाँ पे जलभराव क्षेत्र है वहां के लिए 94,184 जरूर लगाएं, और बाकी के समय यदि आपका जलभराव है नहीं है तो वहां पे चयन करें। इसके अलावा कुछ किस्में हैं जो कि हमारी उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान शाहजहानपुर है, कोसा के नाम से है, कोसा 13235 है। इसके अलावा कोसा जो 18231, 17231 है, ये किस्म चयन कर सकते हैं। जी, तो गोंडा के परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। जय कुमार जी, अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो किस्मों का चुनाव करके आप गन्ने की खेती में आगे बढ़ें और अच्छा खासा उत्पादन मुनाफा लें, ऐसे हम कामना करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया और छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। एक ब्रेक के उस पार फिर लौट रहे हैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, मोहन है शाहजहांपुर से। मोहन जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। मोहन जी, आप सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए। सर जी, मैं ये सवाल पूछ रहा था जी कि उसमें जो अपना गन्ने की जो किस्म है अपना मधुशाला के लिए कौन सी अच्छी रहती है? जी रुक करते हैं डॉक्टर मिंटू जी। डॉक्टर मिंटू जी, इनकी समस्या आपने सुनी, क्या समाधान होगा? किसान भाई गन्ने के उपयुक्त किस्म जानना चाहते हैं मधुशाला के लिए। जहां तक मैं समझता हूँ मधुशाला गुड़ बनाने के लिए पूछ रहे हैं शायद जी। तो इसके लिए जो उपयुक्त किस्में हैं वो नोट कर लीजिए। CO 0118, CO 15023, CO कोसा, CO ऐसे जो कोसा है शाहजहानपुर से है वो 13235। ये उपयुक्त किस्में हैं, अगेती किस्में अच्छी सरकरा वाली है, तो इनको आप उपयोग कर सकते हैं। जी, तो मोहन जी, आप इस प्रकार से इन किस्मों का चुनाव करके आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर मिंटू जी, एक सवाल और भी है जो हमारे दर्शक का था, वो सवाल मैं पूछना भूल गया। हमारे दर्शक थे बिहार से और उनका सवाल था कि वो गन्ने से गुड़ बनाने की प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं। इसके यंत्रों को कहाँ से खरीदें और क्या सरकार द्वारा कोई स्कीम है कि प्रोसेसिंग यूनिट को कोई स्थापित करना चाहता है इस प्रकार की, तो उस स्कीम का क्या उसमें लाभ मिल सकता है, कैसे आवेदन करें, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। जी देखिए किसान भाई, बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप एग्रेसिव हैं तो डेफिनेटली गुड़ की यूनिट है, हमें प्राकृतिक वे से नेचुरल वे में से जैगरी यूनिट पे जाना चाहिए। और सरकार है जो राज्य सरकार इसको प्रमोट भी कर रही है। आप जो RKY है, राष्ट्रीय जो किसान जो यूनिट है RKY,
राष्ट्रीय मतलब किसान संस्थान संस्था है, उसके माध्यम से आप इसको मतलब अप्लाई कीजिए, और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से आपको सब्सिडी भी मिलेगी। एग्री यूनिट के लिए ज्यादा खर्चा नहीं है आपका, मुश्किल से 5 लाख तक का। तो उससे यदि आप छोटी यूनिट, डिपेंड करता है कितनी बड़ी यूनिट डालना चाह रहे हैं। यदि छोटी यूनिट डालना चाहते हैं तो उसका कम खर्चा होगा, और उसके अनुदान है जो हर एक राज्य सरकार के अलग अलग हैं। तो आप देख सकते हैं और अपना उससे आप अपना ये प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर मिंटू जी, तमाम बातें आपने बताई, किस्मों का चुनाव, बुआई की तैयारी और रोग नियंत्रण किस प्रकार से करना है। अब आते हैं खरपतवार और कटाई की विधि को लेकर। खरपतवारों का नियंत्रण इसमें करना कितना चुनौतीपूर्ण है, और जब गन्ने की हाइट बढ़ जाती है तो उसमें खरपतवार को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि अंदर जाकर काटना कहीं ना कहीं कई ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जो छुपे हुए बैठे होते हैं। इस प्रकार की किसानों को समस्या का सामना करना पड़ता है। और जब फसल हमारी तैयार हो गई है तो उसकी जो कटाई है वो कितने ऊंचे से करनी है, कितनी नीचे से करनी है, इसका भी थोड़ा समाधान कीजिए। जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली क्या है ना कि सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से दूंगा कि जो खरपतवार नियंत्रण है, किसान भाई ये जरूर ध्यान रखिए, हमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं और सकरी पत्ती खरपतवार हैं, दोनों का ध्यान रखना। उसके हिसाब से ही हमें मतलब जो हर्बिसाइड है उसको सिलेक्ट करना है। गन्ने की यदि हम देखें बुआई के तीसरे दिन या चौथे दिन नमी उपयुक्त हो, उस खेत में एट्राजिन का स्प्रे कर दें, बना दें। एट्राजिन का स्प्रे करने से उसमें जो परत बन जाती है उसमें कोई भी खरपतवार है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता, पहली बात। दूसरी बात है कि यदि कोई 2 या 3 महीने बाद यदि आपके खेत में मोथा है, मडूसी है, तो हमें क्या करना है, और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, तो हमें क्या करना है, हमें कॉम्बिनेशन बनाना है चौड़ी और सकरी हर्बिसाइड वाली, जो कि चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले खरपतवार को नाश करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए टेम्पोट्रॉन है, जिसको हम लोडिस बोलते हैं, 115 ml आती है प्रति एकड़ के हिसाब से, और 200 से 200-250 4D, और इसके अलावा मेट्रोब्यूजिन 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, तीनों का कॉम्बिनेशन बना लें और 400 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दें। तो आपका उस अवस्था में जो गन्ने को ये खरपतवार नाशी कभी नुकसान नहीं करते, चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती वाले आराम से कंट्रोल हो जाते हैं। बड़ी बात, अब गन्ने की जो बड़ी अवस्था आती है उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, यदि चौड़ी पत्ती वाले अखबार, जैसे कि जो बेलें हैं, गन्ने पे बेल चढ़ जाती हैं, जिसे कॉर्नवॉलर्स बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसको चौड़ी 240 से आराम से कंट्रोल कर सकते हो किसान भाई। और उसके बाद में यदि कोई इस तरह की जो बड़ी इस तरह की चीजें हैं, जैसे कुछ माइट वाइट आ जाती है, तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। रही बात गन्ने की कटाई की, गन्ने की कटाई पे हमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। गन्ने की कटाई हमें जमीन की सतह से करनी है, ताकि हमारा गन्ना फूटे भी अच्छा, उसमें गन्ने में ठूंठ या स्टबल नहीं छोड़ने चाहिए। नहीं तो वो क्या करते हैं, वो जो हमारे गन्ने के परजीवी हैं उनको श्रेय देते हैं और वो के फिर हमारे अलग से जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इस कंडीशन में हमें प्रॉपर जमीन की सतह से गन्ने की कटाई करनी जी। तो कटाई और खरपतवार नियंत्रण आप गन्ने की खेती में इस प्रकार से कर सकते हैं, और बुआई से लेकर फसल उत्पादन तक लेकर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर मिंटू राम मीणा जी आपने हमारे दर्शकों को पहुंचाई है, और उम्मीद करेंगे कि इन जानकारियों का फायदा उठाकर किसान भाई अच्छा गन्ना उत्पादन करें, मुनाफा कमाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय साझा करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। डॉक्टर श्रवण सिंह जी, आपका रुख करते हैं, समय समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है, और जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जितने भी किसान हैं जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं, फूल गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती कर रहे हैं, इस समय और किन बातों का ध्यान रखें, थोड़ा संक्षिप्त में। देखिए किसान भाइयों, ये जो जनवरी का महीना है या फरवरी की शुरुआती अवस्था है, इसमें जिन किसान भाइयों की फसल यदि 35-40 दिन की हो गई है पछेती किस्म, अभी नत्रजन की जो बची हुई मात्रा है उसको जरूर पूरी दे दीजिए, इसको देरी मत कीजिए। यदि फूल बनने के बाद आप कोई भी तत्व देते हैं, खासकर नत्रजन देते हैं, तो इसमें फसल का नुकसान होता है, उसमें फूल में रेशे आ जाते हैं। दूसरी बात, बोरोन के तत्व की थोड़ी गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है, सूखापन होता है, तो बोरोन की कमी देखने में आती है, उसमें फूल में डंठल में खालीपन आ जाता है। तो इसलिए बोरोन का लगभग 0.3% का घोल का छिड़काव जरूर कर दीजिए फूल बनने की अवस्था से पहले। और तो तीसरी जो बात है महत्वपूर्ण, कीड़ों का प्रकोप अभी बढ़ने वाला है जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, तो इसके लिए ये जरूर देखें कि आपके खेत में कोई पौधे में एफिड यदि दिखाई देते हैं, पहले 1 या 2 पौधे में दिखाई देते हैं,
हैं, फिर पूरे खेत में भी फैलते हैं। तो ऐसी कोई अवस्था आती है तो आप तुरंत एक इंडोक्सीकार्ब का 1 ml प्रति लीटर का घोल फूल बनने की अवस्था से पहले ही छिड़काव कर दें, तो ये समस्या ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और एक जो सबसे बड़ी समस्या इस समय जो फरवरी और मार्च के महीने में आती है, वो डायमंड बैक मत या हीरक पृष्ठ पतंगा कीट जो होता है, वो समस्या ज़्यादा आती है। उसके लिए आप स्पाइनोसैड 3 मिलीलीटर प्रति लीटर 10 लीटर के हिसाब से डालें, या इंडोक्सीकार्ब 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से जब आपको खेत में कीड़े दिखने लग जाएं तो ज़रूर समय कर दीजिए, छिड़काव कर दीजिए। लेकिन सारे स्प्रे जो आप करने हैं वो फूल बनने से पहले करने हैं। यदि फूल आकार लेता है उसके बाद में स्प्रे करने से कोई फ़ायदा उसका मिलता नहीं है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, तो आपकी फसल अच्छी होगी और उसमें कम पेस्टिसाइड्स भी प्रयोग में आएंगे। जी डॉक्टर श्रवण सिंह जी, आपने जो डायमंड ब्लैक मॉथ का जिक्र किया या गोभी तितली की हम बात करें, इस प्रकार की तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। थोड़ा संक्षिप्त में और मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कोई लक्षण भी होते हैं जिस लक्षण से पता लग जाता है कि हमारे खेत में कीड़े लग चुके हैं, अब फसल बर्बाद होना शुरू हो चुकी है? देखिए, जो एफिड की जो बात करते हैं हम लोग, वो दूर से ही दिखाई दे जाता है। पत्ते की जो कॉपल जो होती है उसके ऊपर ज़्यादातर चिपटे रहते हैं, और खासकर दूसरे जो कीड़े होते हैं वो पत्ते के नीचे की सतह पे अंडे देते हैं। और जब हम दूर से भी देखते हैं तो पत्ते में खुरचन दिखाई देती है, कहीं कहीं होल दिखाई देते हैं, उसमें बन जाते हैं, थोड़े गड्ढे से बन जाते हैं पत्ते के ऊपर। यदि ऐसा दिखते हैं तो समझ लीजिए कि आपके खेत में कीड़े की समस्या बढ़ रही है। और जब आप पत्ते को नीचे की तरफ से देखते हैं, ऐसे पत्ते जो काटे हुए पत्ते को, तो आपको कई सारे कीड़े दिखाई देते हैं। तो ये एक अवस्था होती है, दूर से पहचान करने की एक अवस्था, ये लक्षण है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई है। और गोभी वर्गीय फसलों की जो खेती है, किस प्रकार से आपको लाभ दे सकती है और किन किन बात का आपको ध्यान रखकर अच्छा फसल उत्पादन आप ले सकते हैं, डॉक्टर श्रवण सिंह जी ने आपको बहुत बारीकी से, बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। लेकिन इस कार्यक्रम का फायदा तभी है जब किसान भाई इन जानकारियों का सही तरीके से अपनी फसल उत्पादन में इस्तेमाल करें और अच्छा उत्पादन लें। डॉक्टर श्रवण सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी या कोई सुझाव साझा करना है तो आपको पता आपको क्या करना है, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि अगले विषय हम कौन से लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, जिसके जरिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं उस विषय से जुड़कर। तो आइए नजर डालते हैं हेलो किसान में अगले विषय कौन से रहने वाले हैं। अगले विषय हम लेकर हाजिर होंगे मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण आप करके कैसे मोटी कमाई कर सकते हैं, और साथ ही पपीता में समसामयिक कार्य किस प्रकार से होने चाहिए जिससे आपको अच्छा फसल उत्पादन मिले। इन दोनों विषय से जुड़े आपको कोई भी सवाल पूछने, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आपको पता आपको क्या करना है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और आपको ईमेल आईडी नोट करनी है तो नोट कर लीजिए hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा डीडी किसान के कॉल सेंटर पे फ़ोन करके भी अपने आप सवाल दर्ज करा सकते हैं। कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। हमारा कॉल सेंटर का नंबर है 1800-113060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अलावा हेलो किसान का एक कार्यक्रम आपसे कोई जानकारी आपसे छूट गई है, आप दोबारा से देखना चाहते हैं या किसी सगे संबंधियों को इस कार्यक्रम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जाकर हेलो किसान के इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जा रहा है, इसको स्कैन कीजिए, पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए विषय के साथ, नई जानकारियों के साथ इसी चैनल पर। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। Watch it with pride, joy and celebration. Watch it with every Indian and watch it live as patriotism, pageantry and perfection come together to give meaning to national sentiment. Join us for the live telecast of the 76th Republic Day Parade on Kartavya Path, New Delhi from 9 a.m. onwards on the 26th of January, only on Doordarshan. Kamaria, 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 Karela, Pala, Paloli, Pala. बहुत आनंद आया, वेरी गुड, बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे नौलत हम अधेरे हो सैया दीवाने
तुझे माथे पे सजा लूंगी खुशियाँ दीवाने। ऊपर वाले ने आपको ऐसी कला से नवाजा है कि उसका कोई सानी ही नहीं है। तेरी आँखों का वो काजल, मन करे से गोरी घायल, ओ मन पल पल। ये सुतली बॉम्ब है जो देखने से पता नहीं चलता कि कितना ज्यादा फटेगा। क्या आवाज पाई है यार। तेरा रूप जिगर में रह के आग लगावे। शुरू करे प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे और रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।